So today we are going to start the portion of the 12th chemistry, and a very easy interesting chapter I have picked as a first chapter. ये अभी आपको एग्जाम में भी लिखना है, स्कोरिंग चैप्टर है और नीट में भी इजी क्वेश्चन आता है, इसका आराम से आप लोगों से लग जाएगा. तो दैट चैप्टर इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बिफोर आई स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, मैं थोड़ा सा आपको रिडॉक्स का इंट्रोडक्शन या पहले आपका कंडक्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा देती हूँ. उसमें कोई रिडॉक्स का यूज नहीं है. नेक्स्ट वाला जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट होगा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करने से पहले 1 day लेक्चर I will give for the redox and then we'll move to the electrochemical cell. Okay? तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज चलेगा, कंडक्टेंस वाला पोर्शन, और नेक्स्ट क्लास में इसका रिडॉक्स आएगा. बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. ओके ओके, गुड गुड. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री itself is comprises of the two words. The one is called as electro and the other is called as a chemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हो गया? The branch of the chemistry. It is the branch of the chemistry which deals with interconversion. किसका interconversion? Which deals with the interconversion of electric energy into the chemical energy, and vice versa. वाइस वर्स का मीनिंग हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक टू केमिकल भी हो सकता है और केमिकल टू इलेक्ट्रिक भी हो सकता है. तो here we'll deal with the interconversion of these two types of energies. The one is beta electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल. कहाँ पे होती है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलिसिस में होगा, we will pass the electric current. So the electric current is passed and that electric current will convert into the flow of the electron, that will make the flow of the electron, यानी कि जिससे होगा chemical reaction. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज अ वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सेकेंड पार्ट, और ये कहाँ पे होता है, किस तरह के सेल में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है. इलेक्ट्रोलिसिस 9th-10th में भी हम लोग पढ़ते हैं, सबको पता है. एक ही बीकर होता है जिसमें एनोड कैथोड लेते हैं, ऑपोजिट आयंस मूव करते हैं, तो दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट. Next type is called as a electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell में क्या होगा? Electrochemical cell is another device जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पहले पास नहीं होता, यहाँ पे पहले होता है केमिकल रिएक्शन. बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा एंड दैट विल मेक द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे. तो दैट इज अ इंटरकन्वर्जन, केमिकल रिएक्शन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये होगा आपका इस टाइप का सेकेंड टाइप का कन्वर्जन, दैट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो ये हमारे इस चैप्टर का मेन पोर्शन होगा. दिस इज द वन ऑफ द इंटरेस्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, जिसमें पहले केमिकल रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद उसमें से करंट फ्लो होगा. तो ये हम पढ़ेंगे 3rd क्लास में. 2nd क्लास में रिडॉक्स पढ़ेंगे, पहले 11th वाला पोर्शन, वो भी बेसिक उसका देखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, कि मेन क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है. तो इस चैप्टर में ये जो 2 सेल हैं दैट वी हैव टू स्टडी, इसका एलिमेंट्री आइडिया ही हमें करना है, इसको मेन अच्छे से स्टडी करना है. इसको स्टडी करने के लिए पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक पे जाएंगे, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस वाला पार्ट. तो आज के टॉपिक का नाम होगा आपका कंडक्टेंस. ओके बेटा? यस मैम. तो बच्चा जी, रिगार्डिंग द कंडक्टेंस, बिल्कुल अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो सब बच्चों को ओम्स लॉ आता है? यस मैम. चलो, वेरी गुड. क्या कहता है ओम्स लॉ? मैम, V is equal to IR.
ये तो बेटा फॉर्मूला हो गया। लॉ क्या कहता है? दिस इज अ मैम फॉर्मूला। मैम की पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये ऐसे कह सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस टू एंड्स, है ना? यस मैम। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस टू एंड। जी आप सब लोग पढ़ते हो, पता है आपको। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। तो बेटा इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई और फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू आई आर। इसमें R किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज V बाय I। V here is representing voltage, I here is representing क्या है बेटा? करंट। करंट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस R हो गया आपका V बाय I, वोल्टेज बाय करंट। एंड वोल्टेज का क्या यूनिट होता है? वोल्ट। करंट का क्या यूनिट होता है? एम्पियर। और R हो गया आपका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या यूनिट हो जाएगा? ओहम। ओहम नहीं, उसको ओम ही पढ़ते हैं। ठीक है, OHM, तो इसको ऐसा सिंबल भी बनाते हैं। तो बेटा जी रेसिस्टेंस, अच्छा एक बात और, करंट क्या होता है? करंट को रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज भी बोलते हो ना, dq बाई dt, यस मैम। है ना? तो ये भी कहीं पे यूज हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो बहुत आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में अभी भी 12th में। एंड द सेकेंड थिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ते हो। यस मैम। तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये भी सीखा हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये सारी मतलब कहीं पे यूज हो, रिक्वायर्ड हो, तो यू पीपल कैन यूज दिस। फ्रॉम हियर द न्यू टर्म अराइजेस दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? मैम अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट और द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं फिर, है ना? यस मैम। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन होता है? मैम कोलिजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद द आयंस ऑफ द मेटल्स और द कंडक्टर इन विच इट इज फ्लोइंग। देखो मेटल के आयंस के साथ तो इसलिए नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मेटल प्लस है और इलेक्ट्रॉन्स माइनस है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स आर देयर, है ना? मेटल मेटल कोलिजन्स आर देयर विच रिस्ट्रिक्ट द आयंस और द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल। या आयोनिक सोल्यूशन के केस में, बिकॉज वॉट एवर वी हैव टू डू इन द केमिस्ट्री ना, वी डोंट हैव टू डील विद द योर वट एवर यू आर सेइंग मेटालिक कंडक्टर, ये आपका फिजिक्स में आएगा, वायर्स वाला पोर्शन। केमिस्ट्री में आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, मैं लिखूंगी भी आगे जाके, वैसे मैंने उसमें भी बताया होगा आपको इक्विलिब्रियम में भी। तो बेटा व्हाट वुड हैपन हियर, द रेसिस्टेंस इज आयोनिक, है ना? आयोनिक रेसिस्टेंस होगी जहां पे आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स बोलते हो ना। Similarly, in the case of the electrolytic solution, there is a collision between the ions. ठीक है, आयंस के बीच में कोलिजन्स होंगे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बढ़ने देंगे आगे, आयंस को सॉरी मूव नहीं करने देंगे आगे, जैसे इलेक्ट्रॉन वाले में होता था। तो बेसिकली ये कोलिजन्स है रेजिस्टेंस क्रिएट करते। तो ये इसका यूनिट हो गया। सेकेंड फैक्टर इसमें आ गया, और यूनिट भी आपको पता लग गया कि इसका नोटेशन क्या है। सेकेंड फैक्टर इसमें आ गया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। ये आप सबको पता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। मोर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज द रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। तो दोनों को कंबाइन करो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो बेटा आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को जब रिमूव करोगे तो R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गेटिंग। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो बच्चा जी अगर R इज इक्वल टू रो L बाय A है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? RA by L. RA by L। रो here is called as the रेजिस्टिविटी।
रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी टर्म आप यूज करते हो ज्यादातर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ये लिखा जाएगा, कभी कभी आ जाता है, बट कई बार ना एग्जामिनर इसकी जगह पे यूज करता है टर्म स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो आपको उसका भी ज्ञान होना चाहिए, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो बेटा रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर रेसिस्टेंस ए एरिया बाई एल। तो बच्चा जी व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? यूनिट ऑफ आर इज द ओम। What is the unit of area? Unit of area is a centimeter square. What is the unit of length? Unit of length is a centimeter. Centimeter and centimeter cancel. So this is ohm centimeter. ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ, यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स whenever the numerical comes you have to identify the given data with the help of the units only. Otherwise तो नेम भी याद रहेंगे आपको, but till even then the units are important. कई बार units के बारे में भी पूछ लेता है। तो this is the specific resistance unit. Now how you are going to define the specific resistance? ये क्या होता क्या है? Let us suppose we are having the solution. We are having any of the beaker. उस बीकर के बीच में मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है, KCl का सॉल्यूशन मान लो। अब सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड्स मैंने दो लगाए हैं, उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, और ये है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर के। देखो आजकल इलेक्ट्रोड्स की जगह पे कंडक्टेंस का सेल ही आता है, वो एक जैसे मोटा मार्कर होता है ना, मार्कर से थोड़ा सा और मोटा, उसको बीच में से हॉलो करके बीच में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, पीछे से उसको वायर से अटैच किया होता है, और वायर का जो एक्सट्रीम कॉर्नर है उसे हम कंडक्टोमीटर में लगा देते हैं। तो उसको बस आप सॉल्यूशन में प्लेस कर लोगे तो उस पे कंडक्टेंस का जो ऑपरेटर्स होता है उस पे रीडिंग आ जाती है कि कितनी कंडक्टेंस है। तो बेसिकली ये उसकी अंदर की डिजाइनिंग है, दो इलेक्ट्रोड्स उनके बीच का सेपरेशन, ये कांस्टेंट पैरामीटर है 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 1 1 है तो ये वैल्यू 1 1 पुट करके देखो यहाँ पे, रो इज इक्वल टू आर, एरिया हेयर इज द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ हेयर इज द 1 सेंटीमीटर। तो ये पोर्शन तो 1 1 तो खत्म हो गया, तो रो किसके बराबर आ गया? रेजिस्टेंस। हाँ, तो इसका मतलब है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कुछ और नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, is equal to the resistance of the solution having separation between the electrodes, having the separation between the electrodes electrodes 1 centimeter and the area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन अगर 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। उस सॉल्यूशन की एक्चुअली रेसिस्टेंस ही होती है। अगर ये सॉल्यूशन इस कैरेक्टरिस्टिक को ओबे करे, उसमें ये आपका जो L बाई A वाला फैक्टर है वो 1 के बराबर हो, तो ये R और रो सेम ही है। तो इज दैट क्लियर? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं? दिस इज रेसिस्टेंस ओनली व्हेन ऑल द कांस्टेंट पैरामीटर्स आर यूनिटी। यस मैम। ओके जी। Second term, second या third, whatever, I am just going to write a star. You may continue with the numbering. Next है बच्चा term conductance. कंडक्टेंस को ना G बोलते हैं। कैसे लिखते हैं? G। कंडक्टेंस को C से नहीं लिखते, बिकॉज अगर कंडक्टेंस को C से लिखेंगे ना तो वो कंसंट्रेशन से मैच कर जाएगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में इसका सिंबल G है। तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? G से। मीनिंग क्या है? देखो कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या नहीं? ठीक है। यस मैम। रेसिस्टेंस आपकी रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट क्या है, तो कंडक्टेंस क्या रिप्रेजेंट करती होगी? ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। यस मैम। इट इज द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट।
ईज का मतलब कितनी इजीली है ना करंट फ्लो होता है। तो बच्चा G इज इक्वल टू 1/R आ गया, G इज इक्वल टू 1/ओम आ गया। 1/ओम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज द ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को स्पेलिंग को भी रिवर्स कर दो, ठीक है ना, इसका रिवर्स हुआ तो ये क्या बन गया, MHO मो। तो ओम इनवर्स ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, ओम इनवर्स MHO मो भी, या इसे सीमेंस बोलते हैं, ठीक है, सीमेंस। तो ये हो गई आपकी कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म इज द कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी यू मे कॉल इट, otherwise it is also called as the specific conductance. ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस से बना था स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिखा जाता है के, थोड़ा सा सी के टाइप में लगाया मैंने इसको, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ कप्पा, ठीक है, इसको कप्पा पढ़ोगे। तो पहले तो देख ले कप्पा होता क्या है। कप्पा इज इक्वल टू द 1/रो, यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, resistivity. हाँ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो बच्चा रो की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या लिखा था हमने, R इज इक्वल टू रो L/A, तो रो आ गया था RA/L। तो 1/रो की वैल्यू RA/L, ठीक है बेटा। तो कप्पा हो गया आपका, क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1/R L/A, ठीक है। 1/R क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है G, ठीक है। और L/A बेसिकली सेल का पैरामीटर है ना, तो इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो यहां से आपके पास ये रिलेशनशिप आता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। दोनों को एक एक बार डिफाइन कर लेंगे, पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कर लेते हैं क्योंकि इसका टॉपिक चल रहा है। Kappa is equal to G L/A. Let's find out the unit first. G के कितने क्या यूनिट होते हैं भाई, मैम ओम इनवर्स। करेक्ट। तो G हो गया आपका ओम इनवर्स। L/A के वैसे तो अभी तक समझ आ गए होंगे, नहीं तो लेंथ का अलग से लिख लो। एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं मैम मो। मो सेंटीमीटर इनवर्स, या अभी आपको बताया था सीमेंस होता है सेंटीमीटर इनवर्स, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैम एक बार बैक साइड दिखा देना इसके बाद। हाँ दिखाते हैं, और द कंडक्टिविटी, ओके मैम। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें भी वही काम करते हैं कि अगर आपका L 1 सेंटीमीटर हो जाए एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, G के नहीं बराबर हो जाएगा। यस मैम। तो फिर वैसे ही डेफिनेशन बना लो इसकी भी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू conductance of the solution, conductance of the solution having separation between the electrodes, separation between the electrodes
1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square। ये हो गया आपके पास इसका डेफिनेशन। यूनिट आपके पास पहले ही इसका आ चुका है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबको क्लियर है कप्पा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले मुझे एक बार सेल कांस्टेंट लिख लेने दो ताकि उसके नाम से आपको क्लियर हो जाए, फिर इस पे जाते हैं। वैसे तो ये कोई टर्म एज इट इज नहीं है, बस सेल का कांस्टेंट है तो इसको मैंने सेल कांस्टेंट नाम दे दिया। वो L/A, मतलब मैंने नहीं दिया है, बुक्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से इसको बना दिया है। ठीक है, तो ये टर्म होती है सेल कांस्टेंट, L/A होता है और ये पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट इसे क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल डिजाइनिंग ऑफ द सेल, जिनमें इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है बेटा? Yes, Yes, नेक्स्ट ma'am. वाली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं? मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम। देखो बेटा, अभी तक ना जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते रहे हो तो लैम्डा को आप ऐसे लिखते हो, वो होता है एक आयन के लिए लैम्डा। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, सॉल्ट के लिए। तो इसके लिए इसको ना एक तरह से कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, दिस इज अ कैपिटल लैम्डा। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? इट इज द conducting power of all the ions reduced by dissolving 1 mole of electrolytes 1 mole of electrolytes in the solution। मतलब मोलर की बात हो रही है ना, तो इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस रिड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। मतलब एक मोलर जब सॉल्यूशन हो, ठीक है, आप मोल की जगह मोलर लिख लो। 1 मोलर कंसंट्रेशन जब हो, ठीक है, तो जितनी कंडक्टिंग पावर बनती है दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टेंस, या 1 मोल भी लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो इसमें से 1 मोल ही होता है ना। 1 लीटर ले लोगे तो मोल और कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना इस बात को? yes, ma'am. है ना, मोलर लेनी है मतलब कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर 1 लीटर ले लोगे तो 1 मोल ही रह गया ना उसमें फिर। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, प्लीज बी ऑन म्यूट एवरीवन। तो इसमें ना एक फॉर्मूला आपका यूज होता है जिसे बोलते हैं रिलेशनशिप। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ना, इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, या इससे या कप्पा वाले से, दोनों को कंबाइन करके। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड कप्पा। लैम्डा एम एंड कप्पा में क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, अब लैम्डा एम हो गया मोलर कंडक्टेंस और कप्पा हो गया आपका स्पेसिफिक Conductance. तो बच्चा रिलेशनशिप होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाय सी। ठीक है, अब सी यहाँ पे ये कौन सा सी है? कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अच्छा, मुझे कप्पा के यूनिट बताओ क्या थे? पर ओम पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन के क्या यूनिट है? कंसंट्रेशन क्या होगा? मोल Molar. पर Mole per लीटर। हाँ liter. जी बिल्कुल, ये मोलैरिटी होगा ना, मोलैरिटी की टर्म में इसको मेजर करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि क्या मोलैरिटी, लीटर को ऊपर शिफ्ट करो, अभी मैं सिर्फ यूनिट यूनिट की बात कर रही हूँ, इसको फॉर्मूले को लगा रहने दो ऐसे ही। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। तो पर ओम पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी में मोल और लीटर ऊपर चला गया। अब बताओ लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
ये आपको समझाया हुआ है मैंने जब हमने किया था ना चैप्टर सॉलिड स्टेट, तब। देखो बेटा, 1 लीटर, ये नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ ना, यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, लाइन लंबी है, छूट जाएगा। वन लीटर is equal to 1000 centimeter cube is equal to 1000 milliliter is equal to 1 decimeter cube is equal to 10 raised to power minus 3 meter cube। ये होती है वॉल्यूम की टोटल कन्वर्जन। इसको आप ऐसे समझो ना, 1 ml क्या होता है, 1 ml होता है जो 1 लीटर की बॉटल होती है ना, उसका लिड, उसका ढक्कन। ठीक है, इसको आप ऐसे मान के चलो कि 1 ml जो 1 लीटर की बॉटल का लिड है, उसके 1000 ढक्कन भर के डालोगे तो 1 लीटर की बॉटल फिल होगी। तो 1000 का रिलेशनशिप बन गया कि नहीं दोनों में? Yes, ma'am. 1000 लिड वाटर के फिल करके 1 लीटर की बॉटल भर लोगे। और 1 ml और 1 सेंटीमीटर एक ही बात है, चाहे 1 ml बोल लो चाहे 1 सेंटीमीटर बोल लो, क्यूब बोल लो, एक ही बात है। अब आ जाओ डेसीमीटर क्यूब पे। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब भी सेम ही होते हैं। अब 1000 बॉटल्स 1 लीटर की भरोगे तो वो ब्लैक कलर की, जैसे एक 10,000 लीटर की वो टंकी होती है, 1000 की, सॉरी। ठीक है, तो 1,000 का रिलेशनशिप है। पहले 1 ml को आप कंसिडर कर लो लिड, 1000 भर दो इसका। ठीक है, तो बन गई आपकी बॉटल। ठीक है, बॉटल कितने की थी? 1 लीटर की। अब 1000 आप लीटर ले लो तो आपका क्या बन गया? टैंक। टैंक किसका था? मीटर क्यूब का। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर हो गया। 1 लीटर 1000 ml के बराबर हो गया। 1 लीटर 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। और 1 लीटर को आप 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाइड हुआ फॉर्मूला कि नहीं हुआ? अरे यस और नो? यस मैम। सबसे छोटा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर ml। ठीक है, तो ये आ गया आगे लीटर, और ये आ गया आपका 1000 का ही तो मल्टीप्लायर है सब। तो ये रिलेशनशिप है। चलो, ये तो स्लाइड आपकी हो गई कैलकुलेशन वाली। अब आ जाओ अपने पोर्शन पे। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाय सी में आपने लिख रखा था पर ओम, पर सेंटीमीटर, मोल और लीटर। अब इसको चेंज करो, कप्पा सी पर ओम पर सेंटीमीटर। अब 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में अब तो बता दो कितना होता है? Ma'am, 1000. हाँ, तो इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब लीटर की कन्वर्जन हो गई आपकी। ये मैंने सेंटीमीटर में बदलना था तो आपने 1000 किया। अगर आपको इसको मिलीलीटर मीटर में बदलना है तो 10⁻³ आएगा, वो देख लेना पेपर में कैसा करना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर था तो यहाँ पे आ जाएगा मोल। बस आपका फॉर्मूला हो गया डेराइव। कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। और यहाँ से रिलेशनशिप में यूनिट क्या आ गया? पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या लिखवाया था पर ओम को, और मोल लिखवाया था कि नहीं? Yes, ma'am. सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये बहुत बार पूछे हैं उसमें यूनिट। और मो को और क्या लिख सकते हैं? सीमेंस। Yes, ma'am. सेंटीमीटर स्क्वायर per mole. So this is how you have to derive the relationship and the units. तो lambda m clear है सभी को? Yes, ma'am. आ जाओ फिर आगे। बाकी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है या एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्लास में? रिस्पॉन्स दिया करो, इसलिए मैंने तुम सभी को म्यूट पे नहीं रखा है, क्योंकि कोई डाउट होता है तो यू हैव टू आस्क। ये तो बेटा अभी आपने एग्जाम में भी लिखने हैं चैप्टर। यस और नो? Yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा, मैं स्टार लगा देती हूँ। यू विल कंटिन्यू विद योर नंबर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में लैम्डा रखेंगे, EQ रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है बेटा?
Yes, ma'am. तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये भी नाम से ही क्लियर है, देखो इट इज द conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte in the solution. लास्ट टाइम पे कितना था, 1 मोल, अब कितना है, 1 ग्राम इक्वलेंट। ग्राम इक्वलेंट जहां पे आता है वो क्या है, नॉर्मेलिटी है ना। Yes, ma'am. नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन में बेटा 1 ग्राम इक्वलेंट आता है, और नॉर्मली वैसे क्या आता है, नॉर्मली मोल आता है जब आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लेते हो। तो चलो Yes. इससे आगे बढ़ो, रिलेशनशिप वही जाएगा, अभी भी रिलेशनशिप जाएगा, lambda eq is equal to कप्पा बाय कंसंट्रेशन। बट कंसंट्रेशन का कौन सा फॉर्मेट होगा अभी, Normality. हाँ जी नॉर्मेलिटी। बाकी तो आपको इतना ज्ञान तो हो गया है, कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी है तो वो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। पहले चलो लेट इट बी, इसी कलर से चलो, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो लीटर को ऊपर ले आओ। अब आप उसको कर लो स्प्लिट, कप्पा बाय द ग्राम इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय द 1000, ठीक है, कंसंट्रेशन इन द ग्राम इक्विवेलेंट कर देते हैं, कंसंट्रेशन इन द ग्राम इक्विवेलेंट, और पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा बाय सी इंटू 1000, ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से ये आ गया। या एक स्टेप ये भी कर देती हूँ, घर जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऐसे कैसे बदल गया, पर ओम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यहाँ पे फाइनल यूनिट लिख दो, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। बाकी आप इसको और में ऐसे भी कर सकते हो, पर ओम का हो गया मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, या सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दीज आर द यूनिट्स। तो इसके साथ आपके कंडक्टेंस वाले तो यही फॉर्मूले हैं, इसी के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो इज दैट क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे कैसे वेरिएशन लेते हैं, वो भी करके इसको वाइंड अप करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे एट द एंड। ठीक है, फॉर्मूले एक लिस्ट तो नहीं देने की जरूरत, अभी तो आपने अभी अभी पढ़ा है 12th में ये चैप्टर, तो आते हैं ना फॉर्मूले, सभी को अलग से तो नहीं लिखवाऊं, आप पिछली स्लाइड्स में से देख के कर लोगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग देम फॉर अ पेज, है ना, यहाँ पे मैं नहीं लिखवा रही हूँ, आपको वहीं से ट्रैक आउट कर लेना। ओके बेटा, चलो अब आ जाओ वेरिएशन ऑफ, इससे भी पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको कि जो आपके कंडक्टर्स है ना बेटा, वो 2 टाइप के हैं। एक तो है मेटालिक कंडक्टर, जो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, वी डोंट हैव टू स्टडी देम, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने हैं
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि 11th क्लास में हमने लिखी हुई है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की दो टाइप्स कौन सी होती हैं? Strong and weak स्ट्रॉन्ग electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पता है ना, केमिकल चेंज आ जाता है जिनमें एक्वस फॉर्म में लेना होता है, इसमें करंट कैरी होता है ड्यू टू द आयंस। तो एवरीथिंग Yes. यू सी विद रिस्पेक्ट टू द आयंस ओनली। तो जो तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, they dissociate completely. They dissociate completely, पहली बात तो। into the ions भी लिख लो, into the ions। तो एक अल्फा फैक्टर होता है जिसे हम डीओडी बोलते हैं। डीओडी की बात मतलब होता है डिग्री ऑफ Dissociation. डिसोसिएशन। तो जो आपका अल्फा फैक्टर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा होता है पहले तो नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। ठीक है, तो बेटा जो अल्फा की वैल्यू है ना वो 1 होती है, या जो बोलो कि परसेंटेज अल्फा होता है 100%। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे तो उनके लिए अल्फा की वैल्यू होगी 1। या परसेंटेज अल्फा लिखेंगे तो फिर उसको लिख देना 100%। और वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कंप्लीट एरो लगाते हैं। ये क्लियर है ना आपको? देखो, Yes, मुझे ma'am. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन लिखना है ना तो मुझे कंप्लीट एरो लगा देना। मतलब अगर ये 100 थे तो ये कितने कितने बनेंगे बताना जरा। And 50-50. अच्छा जी, 50% डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो गया? प्लस Ma'am, थोड़ा करना है, completely. 100%. हाँ तो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये 100 ही बनेंगे। Yes, ma'am. क्लियर हुआ कि 50-50 क्यों नहीं बनेंगे? Yes, ma'am. हो गया. क्योंकि इसको 100 से ब्रैकेट लगा लो ना, फिर 100 इसमें 100 ही है, 100 ही है, तो 100 हो गया। अगर मैं इसको 50-50 बोल लूंगी तो 50% डिसोसिएट हो गया, 50 तो फिर रह गया, ये 100 बनेंगे। अब आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? उनमें होता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, which do not dissociate completely into the ions, जो completely dissociate नहीं होते हैं ions में। and there is the establishment of the equilibrium, उनके लिए हम complete arrow नहीं लगाते हैं। तो it is just like this, CH3 COO negative in the aqueous form plus H plus in the aqueous form. Okay, so this is how you have to write। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो अगर ये 100 है तो अब आप बोल सकते हो ये बात, ये 100 है 50. तो ये 50 होगा या 60 होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो इनके लिए 100 है तो ये 70 बनेंगे, ये 70 तो ये 100 माइनस 70 30 रह जाएगा, 30 ये बच जाएगा, 70 70 ये हो जाएंगे, कोई भी कंप्लीटली वैनिश नहीं होता, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा होता है लेस देन 1 और लेस देन 100%। ठीक है, तो ये तो बेसिक नॉलेज तो आपको है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम फॉर द विद द डाइल्यूशन। द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद द डाइल्यूशन, ये दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
हाँ जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालने पे कंडक्टेंस बढ़ती है या कम होती है? व्हाट डू यू थिंक? मैम बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस for the strong electrolytes. For the strong electrolytes increases with the dilution. ठीक है, डाइल्यूशन के साथ ये बढ़ती है। अब होना ऐसे चाहिए था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे पहले ही डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें तो पहले ही मैक्सिमम कंडक्टेंस देनी चाहिए और पानी डालने पे उनकी कंडक्टेंस नहीं बढ़नी चाहिए। बट हियर इट इज नॉट हैपनिंग, हियर इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन। क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा होता है? चलो बताओ। पानी डालने से और मोलर कंडक्टेंस क्यों आती है, जबकि वो तो पहले ही मैक्सिमम आयंस देते हैं, कंप्लीटली फर्निश हो जाते हैं, तो और आयन तो बनेंगे नहीं। देखो, मोलर कंडक्टेंस डिपेंड किस किस पे करती है? मोलर कंडक्टेंस डिपेंड करती है ना नंबर ऑफ आयंस पे। तो अगर तो नंबर ऑफ आयंस पहले ही 100% है, तो फिर उनकी कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है? यस, मैम क्योंकि आयंस ज्यादा हो जाएंगे उसी ज्यादा वॉल्यूम नहीं में। होंगे ना, बात तो यही है, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो तो पहले ही 100% टूट चुका है, तो और कहाँ से लाओगे? आपने बोला नहीं HCl 100 वो आ गया, 100 वो आ गया, वो पहले ही आ गया, तो और कहाँ से लाओगे? सॉल्ट तो तुमने उतना ही है, उसमें पानी डाल रहे हो बस, सॉल्ट थोड़ा और ऐड कर रहे हो। मैम कम हो जाएंगे अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब पानी डालने से। पानी डालने से क्या कम हो जाएगा? मैम आयंस। बेटा, आयंस तो उतने में ही है ना, मतलब आप देखो ना, पहले 100 आयंस कम वॉल्यूम में रह रहे थे, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो उतने में रह रहे हैं, पर कंडक्ट ज्यादा कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस नहीं चेंज होते हैं, यही तो यह पहला ऑप्शन ही ये दिया हुआ था उसने कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और वो गलत ऑप्शन था। लैम्डा एम फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन ड्यू टू द इंक्रीज इन अल्फा नहीं है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है। इसका रीजन है with the increase in the dilution for the strong electrolytes, for the strong electrolytes, the degree of dissociation नहीं, ionic mobility बढ़ती है। ionic mobility increases, ठीक है, उनमें आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं, तो देखो पहले आयन अभी भी उतने ही है, पहले वो मूव नहीं कर पाते थे, वही आयन आयन कोलिजन होता था, रेसिस्टेंस थी। जब डाइल्यूशन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, अब वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, अब उनमें कोलिजन का रेट कम हो गया, ठीक है ना। अब उसमें स्पेस उनको ज्यादा मिल गया, तो आयनिक मोबिलिटी को लिखते हैं म्यू। यानी कि जो आपकी आयनिक कंडक्टेंस है वो एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती, नंबर ऑफ आयन, वो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, जिसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये काम किया था डिबाय, हक्कल एंड ऑनसागर ने। डिबाय, हक्कल एंड ऑनसागर नेम ऑफ द 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये इस बात पे काम किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों पानी डालने से ज्यादा कंडक्ट करते हैं, जबकि वो तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है। तो उसका रीजन उन्होंने ये निकाला था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेज भाग पाते हैं, आयनिक रेसिस्टेंस कम हो जाती है। दिस इज अ रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग और वीक का रीजन अलग अलग है। क्लियर हुई बात? यस यस मैम। मैम। अब आ जाओ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ जी, पानी डालने से इनकी कंडक्टेंस को क्या फर्क पड़ता है, बढ़ती है कि घटती है? डिक्रीज होगी। नहीं जी नहीं, गलती है ये आपकी बहुत बड़ी। कोई भी चीज नहीं घुल रही है, तुम उसे पानी डालते हो ना और थोड़ा घुल जाती है, तो पानी डालने से कंडक्टेंस दोनों की बढ़ती है, पर कारण अलग अलग है। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कम ना लिखाना पेपर में, कम वाली तो ऑप्शन भी नहीं देता वो, उसे लगता है ये इतना सबको पता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स
बच्चा lambda m increases with the dilution again. मुझे लिखना चाहिए for the weak electrolytes too. Lambda m increases with the dilution. Due to, ये है तुम्हारा काम. क्यों? यहाँ पे क्यों बढ़ती है? पहले अगर वो 50% डिसोसिएट हो रहा था, पानी डालने पे वो 55, 60, 65 और डिसोसिएट होगा. तो ड्यू टू इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, यहाँ पे पहले वाला फैक्टर काम करेगा जो था नंबर ऑफ आयंस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा फर्निश करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन. यस और नो? Yes, ma'am. तो दोनों के ये क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में. स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की बढ़ती है. कारण दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि पहले केस में नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम थे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी. सेकंड केस में नंबर ऑफ आयंस जो थे वो मैक्सिमम नहीं थे, तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा फर्निश करेगा. अच्छा चलो, जो काम किया था कॉलराश ने उसके लिए ग्राफ हैं दोनों का. कई किताबों में ना ग्राफ एक में ही दोनों के बनाए हैं, बट इन ऑर्डर टू मेक यू मोर क्लियर I am going to make a graph in the different portions for the strong and the weak electrolyte. चलो बच्चा इस साइड रख लो रूट ऑफ सी. यहाँ पे आ गया आपका रूट ऑफ सी. यहाँ पे आ गया सी अप्रोचेस टू 0, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0. यहाँ पे आ गया मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पे आ गया मोलर कंडक्टेंस. तो ये इधर को क्या बढ़ेगा? अगर उधर को कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिवर्स में डाइल्यूशन नहीं बढ़ेगी. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो ये डाइल्यूशन. तो जब तो ये ग्राफ बनाया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब तुम KCl की बात कर लो. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ था ना वो कुछ ऐसा आया. ये मैंने बहुत थोड़ा ऊपर को बनाया, किताबों में सिर्फ नीचे तक बनाया होता है, ये मैंने मैग्नीफाई कर दिया ऐसे मान लो. तो लाइन कुछ ऐसी आती है. ठीक है, ऐसी. वहां पे तो प्रॉपर डॉट्स लेके बनाया हुआ ना, हमने तो हाइपोथेटिकल बना दिए. इस लाइन को आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हो. एक्स्ट्रा प्लॉट कर दोगे तो ये लाइन इसको टच कर जाएगी. तो इसको टच कर जाएगी तो ये क्या पॉइंट है? सी अप्रोचेस टू 0. सी अप्रोचेस टू 0 का मतलब हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि थोड़ा सा आयन लेके, थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट लेके उसमें आप बकेट भर के पानी डाल दो. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है किसी भी सॉल्ट में तब तक पानी डाल लो जब तक वो मैक्सिमम कंडक्टेंस नहीं दे देता. अगर इतना पानी डाल दिया कि अब इसके बाद और कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो पानी बस वही वाले पानी को, उतनी ही डाइल्यूशन को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बेटा मतलब ये है कि हमें तब तक पानी डालना है जब तक कंडक्टेंस मैक्सिमम नहीं हो गई. तो अगर और पानी डालने से कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही तो जितना वो अमाउंट है ना, दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इस टाइम पे जो कंडक्टेंस आएगी वो मैक्सिमम आएगी, उसे लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लैम्डा एम नॉट और द लैम्डा एम इन्फिनिटी. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये भी बात तुम्हारी ठीक है. अब यहाँ पे हमें मिल गई मैक्सिमम कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि पूरे डिसोसिएट ही नहीं होते, तो जो पूरा डिसोसिएट ही नहीं होगा क्योंकि 100% कंडक्टेंस दे पाएगा कभी नहीं. इसका प्रूफ ये है कि इसमें कर्व कुछ इस हिसाब की बनती है. ये नीचे से थोड़ी सी गोल बना लो, ऐसी कर्व बनती है. तो ऐसी कर्व जो ऑपोजिट जे शेप की कर्व है, ये तो इस लाइन के पैरेलल है. तो इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन को कभी टच नहीं करेगी. यानी कि लैम्डा एम नॉट और द लैम्डा एम इन्फिनिटी, पहले तो इनको पढ़ना सीख लो. इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो गई और ये हो गई मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि वो ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा. तो दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. कैन नॉट बी कैलकुलेटेड
फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसका कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं है। यस और नो? Yes, तो ma'am. पहले तो इसको इसमें ना दो बार बोलो। मैम ये इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा? ये इसलिए पॉसिबल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल नहीं ना होगा क्योंकि ये ग्राफ पैरेलल जाता है, इस लाइन को टच ही नहीं करता। तो इस लाइन को टच नहीं करता तो आप सीधी बात समझो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे टूटेंगे ही नहीं। पानी डालने से परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा पर 100% थोड़ा ना ब्रेकअप हो जाएंगे। जब तक वो 100% ब्रेकअप नहीं हो सकते 100% कंडक्टेंस नहीं आएगी। ठीक है ना? यस मैम। इसलिए तो Ma'am, इसको that's like थ्योरेटिकली भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, प्रैक्टिकली भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। थ्योरेटिकली इसलिए नहीं कर सकते कि ये लाइन ग्राफ को जीरो पे टच नहीं करेगी। प्रैक्टिकली इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि आप मैक्सिमम आयन वो फर्निश नहीं करते। तो ये ग्राफ से वही तो शो हो रहा है कि मैक्सिमम आयन फर्निश नहीं करती, इसलिए ये ग्राफ कभी इसको टच ही नहीं करेगा। अब इस प्रॉब्लम को, ये जो ग्राफ है इसके लिए कॉलरश ने इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो सुनी होगी ना बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो y एक्सिस की तरफ लैम्डा एम है, ये देखो x एक्सिस की तरफ रूट ऑफ सी है और नेगेटिव स्लोप की लाइन है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे है, यानी कि m जो होता है, यानी कि जो स्लोप होती है वो नेगेटिव है, माइनस ऑफ b। और जो आपका इंटरसेप्ट है वो होता है लैम्डा एम नॉट, यानी कि मैक्सिमम कंडक्टेंस। इंटरसेप्ट देखना आता है ना लाइन से? ये देखो ये इंटरसेप्ट है ना, ये इतना पोर्शन, ये इंटरसेप्ट है, यही तो देगा लैम्डा एम नॉट। इतना पोर्शन इस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। ठीक है जी? Yes, ma'am. चलो ये तो हो गया थ्योरेटिकली। अब इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो मैक्सिमम कंडक्टेंस हमें मिल ही नहीं पाती, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मिल पाती है, जबकि दोनों की कंडक्टेंस वाटर डालने से इंक्रीज होती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, एक लॉ है हमारे पास जो दिया कॉलराश ने, उसे बोलते हैं कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Coleridge law of independent migration of ions। तो रिगार्डिंग द Coleridge law of independent migration of ions, ये पहले लॉ की स्टेटमेंट देख लो। ये लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution toward molar conductance irrespective of nature of the other ion with which it is associated। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हर एक आयन का जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है उसका मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू फिक्स है, और वो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो दूसरे किस आयन के साथ एसोसिएटेड है। मतलब ये हुआ जैसे एसिटिक एसिड में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें एसिटेट आयन और H+ इनकी मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स है, चाहे एसिटेट स्ट्रॉन्ग का पार्ट है चाहे एसिटेट वीक का पार्ट है। ठीक है? तो हम इस लॉ की हेल्प से ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे।
या इसकी एक और स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है, द मोलर लिमिटिंग मोलर कर देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of each electrolyte या of an electrolyte, of an electrolyte is equal to sum of conductance of limiting molar conductance of sum of limiting molar conductance of its ions। मतलब लैम्डा एम नॉट अगर ए एक्स बी वाई का कैलकुलेट करना है तो होगा एक्स आपने मोल लिए हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ ए वाई प्लस वाई मोल लैम्डा एम नॉट ऑफ बी एक्स नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, मतलब आयंस के सम के बराबर होगा ये। इसको एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी? फर्स्ट एप्लीकेशन है जो ग्राफ से नहीं हुई थी, इसका न्यूमेरिकली आता है, डेफिनेशन नहीं आती है। कभी पूछ लेता है करेक्ट क्या है इनमें से, एप्लीकेशन क्या है बेटा? टू कैलकुलेट lambda m naught for the weak electrolytes which cannot be calculated directly। देखो जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ मुझे एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग की हेल्प से ले लो, क्योंकि हर एक आयन की तो मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू सेम है ना, चाहे वो वीक में हो चाहे स्ट्रॉन्ग में हो। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग ले लो CH3CONA प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। इसको सॉल्व आउट करके देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये जब ब्रेकअप होगा तो दिस इज लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl। ये करके नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, पेपर में बस उससे डाटा से ही क्वेश्चन आ जाएगा। Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, Na कैंसिल हो जाएगा। आ गया नहीं वीक के आयंस? देखो वीक के मैक्सिमम आयंस आ जाएंगे, वीक के आयंस की कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो अपने आप आपके पास आंसर आ गया। इसकी प्रॉब्लम थी कि ये दे नहीं पाता था कंप्लीटली, 100% डिसोसिएट नहीं हो पाता था, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग की हेल्प से तोड़ लिया। अब इसकी कुछ कंडक्टेंस की वैल्यू है से x1, इसकी वैल्यू है x2, इसकी वैल्यू है x3, तो तीनों को जोड़ तोड़ के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पेपर में सिर्फ इतना न्यूमेरिकल आना है। नीचे वाला पोर्शन तो वो आपको आप थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप वैसे ही इसको इमेजिन मतलब सोच लो क्या जोड़ तोड़ करना है और उसको डायरेक्ट कर लो। चलो एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए यू कैन कैरी दिस कैलकुलेशन फॉरवर्ड। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अल्फा होता है आपका लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट होता है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस। ऊपर वाली वैल्यू दी होगी, नीचे वाली वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहाँ से कैलकुलेट करोगे? स्ट्रॉन्ग के लिए तो ये कैलकुलेट करना ही नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए तो ऑलरेडी वन है। ये सब किसकी कैलकुलेशन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये करोगे कोलरश लॉ से कैलकुलेट, जैसे पहले किया। तो कोलरश लॉ से ये कैलकुलेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। इसकी आप इनडायरेक्टली एक ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो कि के ए जैसे इक्विलिब्रियम में किया था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फिर मिल जाएगा इसी फॉर्मूले से आपको, क्योंकि अगर आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया तो ये भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. इसके साथ आपका कंडक्टेंस का टॉपिक कंप्लीट है। ये फर्स्ट डे का लेक्चर होता है। इसके मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं। व्हेन यू विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आपको अभी भी करना है, ये चैप्टर लिखना भी है एग्जाम में, तो आप ये सारे फॉर्मूले यूनिट लर्न करके आओगे। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, देन विल मूव अहेड विद द रिडॉक्स चैप्टर, और फिर सेल पे आएंगे। ठीक है? Yes. रिडॉक्स को ना नीट के पर्सपेक्टिव से ही लेंगे, जैसा उसका क्वेश्चन आता है। चलिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये प्रीवियस ईयर है।
Only the half of the class is participating. बहुत ज्यादा बच्चों का सही आंसर नहीं है. ओके बेटा, इसमें से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना वो डाइल्यूशन से डिक्रीज होती है, बाकी तो तीनों इंक्रीज होती हैं. रीजन क्या है? जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है दैट इज अ कंडक्टेंस ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. अब होगा क्या? as dilution increases number of ions per unit volume क्या हो जाते हैं? Decrease. हाँ, तो फिर ये भी डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि ये एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस है. नंबर ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, so kappa also decreases. बाकी सभी इंक्रीज होती हैं. ये आपको मुझे आंसर देना है कैलकुलेट करके. आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शन. Go for this. Quickly, कितना आंसर आएगा इसका? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 Fe चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 सल्फेट चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 OH एक्स्ट्रा आ जाएंगे. इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 H एक्स्ट्रा आ जाएंगे. तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6x3. घर जाके आप इसको सॉल्व आउट करके भी देख सकते हो, यही बनेगा. ठीक है, तो ये सिंपली मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है. एंड वन मोर थिंग, पेपर में x1 x2 x3 की जगह कुछ नंबर्स दिए होंगे, डिजिट मतलब आपका मैथमेटिकल नंबर दिए होंगे जिसको आपको सॉल्व आउट करना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.